हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन, एम, मेथड एंड कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एपी, डिमोस और लोगस, तीन वर्ड से मिलकर बना है एपिडेमियोलॉजी। एपी का मतलब है अपॉन और अमंग, डेमोस का मतलब है पीपल और पॉपुलेशन, और लोगस का मतलब है स्टडी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि हिपोक्रेट एक साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द अकरेंस ऑफ डिसीज एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कि एनवायरमेंट में मतलब जो डिसीज़ आ रही है, उसका जो डिसीज़ है अभी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और एनवायरनमेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन है, इससे और क्लियर होगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई डिसीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है और उसके नॉलेज के बेस पे कैसे स्प्रेड हुई, उसके नॉलेज के बेस पे जानेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डिसीज़ को कंट्रोल करेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। ओके, इसकी डेफिनेशन थी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। देन हम नेक्स्ट देखेंगे एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी के मेन एम्स क्या है, जैसे फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जो एक हेल्दी ह्यूमन था, जो एनवायरनमेंट था, उसमें क्या हो रहा है कि जो डिसीज़ है वो किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, और किस लेवल पर डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उससे क्या हो रहा है कि और ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस डिसीज़ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका मेन एम ये है कि डिसीज़ के बारे में किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ह्यूमन को, उसकी स्टडी है। देन आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़, और जो डिसीज़ है उसका मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। जैसे थर्ड है टू प्रोवाइड द इसेंशियल डेटा इसेंशियल टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अब इसमें क्या होगा कि जो डेटा हमें मिला है, ठीक है, उसकी बेस पर हम प्लानिंग करेंगे कि डिसीज़ इस वजह से हो रही है। यहाँ पर हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे कि डिसीज़ किस वजह से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अब हम इससे कैसे ओवरकम करें, इस डिसीज़ से कैसे कंट्रोल करें, इससे कैसे प्रिवेंशन करें या इसका कैसे ट्रीटमेंट करें, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। अब इन तीनों एम्स को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोविड था, कोविड में क्या हुआ, हमने देखा कि डिसीज़ किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हुई, कहाँ कहाँ फैली है, उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, और ह्यूमंस को इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसका हमने उस डिसीज़ के बारे में डिस्ट्रीब्यूट स्टडी किया। देन क्या किया, वो जो डिसीज़ है उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है डिसीज़ की, उसके बारे में स्टडी की। देन इटियोलॉजी के बाद हम देख रहे हैं कि अब वो डिसीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें, उससे हम कैसे लोगों को, और जो बच गए उन लोगों को प्रिवेंट करें, या जिन्हें प्रॉब्लम हो गई है उसको हम और कैसे ट्रीटमेंट करें, या उस डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो इसके तीन हो गए एम, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड प्रॉब्लम, डिसीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देन सेकेंड आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ओके, देन हम देखेंगे अल्टीमेट एम। अब अल्टीमेट एम में क्या है कि टू एलिमिनेट एंड रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम और इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि कोई भी डिसीज़ है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें, जिसका हेल्थ प्रॉब्लम कम हो ऐसा हम क्या करें, या फिर हम उस प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट कर दें, है ना। तो उसका हमारा मेन एम है टू एलिमिनेट एंड रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम और इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। सेकेंड है टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, और हम क्या करेंगे कि कोई भी डिसीज़ है उसके बारे में अगर जैसे हमने जान लिया है तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उसकी पर्सन की हेल्थ क्या बनी रहे, ठीक है, हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करेंगे, प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो ये हो गया इसका अल्टीमेट एम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हैं, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू टाइप्स में। एक तो है ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड एंड सेकंड है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशनल में भी टू टाइप के हैं,
डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड और सेकेंड है एनालिटिकल। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम का मतलब हो गया व्हेन डिसीज अकर, अभी जो डिसीज है वो कब हो रही है। लाइक जैसे हो गया कि ये जो डिसीज़ है इसका ऑनसेट ऑफ डिसीज़ क्या है, ठीक है, ये डिसीज़ है वो कुछ दिनों के लिए है, कुछ मंथ के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, या ये डिसीज़ है जो परमानेंट है, कितने टाइम तक ये डिसीज़ का अपना एक इफेक्ट है, ठीक है, उसका टाइम देख लिया। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डिसीज़ है कौन से समय, जैसे क्लाइमेट की वजह से हो रही है ना, तो वो कौन से समय में हो रही है, सीजन में होती है, जैसे विंटर में होती है ना, या कोल्ड का जैसे कि समर में होती है, तो ये कौन से टाइम में, किस समय में हो रही है डिसीज, जिसको हम बोलते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस का मतलब हो गया वेयर इट अकरिंग, और ये कहाँ पर हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है, तो ये हो गया प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे क्या हो गया कि जैसे मान लो ये किसी एक सोसाइटी में हो रही है, कम्युनिटी में हो रही है, या एक फैमिली में हो रही है, या फिर ये किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, एक स्टेट से अदर स्टेट में हो रही है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रही है, या सिर्फ ये एक ही कंट्री में है, तो इसका प्लेस क्या है, कहाँ पर ये डिसीज देखी जा रही है, तो वो हो गया प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हो गया पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सन में हु इज गेटिंग द डिसीज, कि ये डिसीज किसे हो रही है, किन किन पर्सन को हो रही है। अब जैसे पर्सन में क्या हो गया, एज, सेक्स, ठीक है, उसके बाद उसमें उसका ऑक्यूपेशन क्या है ना, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे कि उसका जैसे एज का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या जो अल्डर अडल्ट्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है एज, तो उनकी एज में क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको डिसीज़ या कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या इन्फेक्शन उन्हें जल्दी होता है, हम कह सकते हैं, है ना। तो ये एज की वजह से भी क्या हो रहा है कि वो पर्सन की जो एज है उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम जल्दी अटैक कर रही है, उसको डिसीज़ है वो जल्दी अटैक कर रही है ना। जैसे मान लो कोई पर्सन है डायबिटिक है, तो वो पर्सन की अपनी प्रॉब्लम इंडिविजुअल, उसकी डायबिटीज की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम है और उसको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया उसका पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा हमने, जैसे कि एज हो गया, उसका जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, एजुकेटेड होगा तो उसे पता है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट कैसे लेनी है, तो ये एक पर्सन से रिलेटेड हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हो गया पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस में हमने देखा था, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी। इसका जो सेकेंड टाइप है एनालिटिक। अब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम देखेंगे दो हैं, एक केस कंट्रोल स्टडी और सेकेंड है कोहर्ट स्टडी। अब केस कंट्रोल जो स्टडी होती है जिसे हम रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, कोहर्ट स्टडी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, ठीक है। अब केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, जैसे इधर लिखा है इफेक्ट टू कॉज। इफेक्ट टू कॉज का मतलब हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी कारण के इफेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लंग कैंसर टू स्मोकिंग। अब जो आज जो लंग कैंसर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, स्मोकिंग की वजह से हुआ है। तो इसमें जो स्मोकिंग है वो एक कॉज है, कारण है, जिसके इफेक्ट से क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ है। तो ये हो गया कि इफेक्ट के कारण, इस कॉज, ये जो इफेक्ट है आज जो हम देख रहे हैं वो किस वजह से हुआ है, कि स्मोकिंग की वजह से हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टू पास्ट। अभी फिलहाल में क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में लंग कैंसर है। क्यों है लंग कैंसर, क्योंकि पास्ट में वो क्या कर रहा था, पर्सन स्मोकिंग कर रहा था। तो इसे हम क्या कहेंगे, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव की अभी जो प्रॉब्लम हुई है वो इस वजह से हुई है। कोहर्ट स्टडी, कोहर्ट स्टडी को जैसे मैंने बताया प्रोस्पेक्टिव स्टडी या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं। अब इसे हम देखेंगे कि ये था हमारा इफेक्ट टू कॉज था, और कोहर्ट स्टडी में क्या है, कॉज टू इफेक्ट, कि इस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमने देखा स्मोकिंग टू लंग कैंसर। अब आप अभी हम जैसे कहते हैं कि स्मोकिंग करेंगे तो आपको लंग कैंसर हो सकता है ना। तो जो कॉज है, कारण क्या है, स्मोकिंग है, और उसका इफेक्ट क्या है, लंग कैंसर है। तो ये जो है अभी हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है। तो इस टाइप की जो स्टडी है इसे हम क्या बोलते हैं, एक कोहर्ट स्टडी या प्रोस्पेक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, या इसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं। ये हमने देखा ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो थी उसके दो टाइप थे, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक। डिस्क्रिप्टिव में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन।
एनालिटिक में देखा था केस कंट्रोल स्टडी और सेकेंड था कोहर्ट स्टडी। देन सेकेंड है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। अब इसे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, इसमें 3 टाइप्स है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को हम अनदर नेम से कहेंगे इंटरवेंशनल स्टडी डिज़ाइन। इसमें हम इंटरवेंशन करेंगे। जैसे मान लो 100 की पॉपुलेशन है जिसमें हमने क्या किया 50 डायबिटिक पेशेंट के सैंपल लिए, उस 50 को भी हमने क्या किया 20-25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे कोई मेडिसिन है, इंसुलिन की कोई डायबिटिक कंट्रोल करने की कोई मेडिसिन है, उसको हमने क्या किया 25% को दिया, फिर नेक्स्ट 25 को दिया। ठीक है, अब इसमें जो मेडिसिन थी, जो इन 25 को हमने मेडिसिन दी और इसको हमने दिया प्लेसिबो, कि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, उन्हें बस ऐसे ही समझा रहे कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो ये 25 जो मेडिसिन ले रहे हैं और ये जो 25 जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, इन दोनों पर हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा, लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि जो 25 को हमने मेडिसिन दी थी उसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा, उसका रिजल्ट सही रहा, और इसमें जो था वो रिजल्ट इतना कंट्रोलेबल नहीं था क्योंकि हमने इनको कुछ दिया नहीं था। तो हमने क्या किया, जो ग्रुप जो पॉपुलेशन थी उसको हमने क्या किया रैंडमली सिलेक्ट किया था और उन पर हमने इंटरवेंशन किया। हमने क्या किया, इनको मेडिसिन दी और इन्हें मेडिसिन नहीं दी, फिर उसके बाद हमने उसका रिजल्ट देखा। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कोविड था, तो कोविड में क्या हुआ कि वैक्सीन स्टार्ट की गई थी, है ना, कोविड की वैक्सीन, तो उसमें वैक्सीन का क्या रिजल्ट रहा कि वैक्सीन इफेक्टिव रही या नहीं रही, है ना। तो ये जो स्टडी होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंडर आई। जैसे अब इसमें क्या हो गया फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। फील्ड ट्रायल में हम देखेंगे ये प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि अभी प्रॉब्लम हुई नहीं है, कि जो डिसीज़ है या जो प्रॉब्लम है उसके पहले से ही हम क्या कर रहे हैं उसका प्रिवेंशन कर रहे हैं, इसको इसलिए हम बोलते हैं प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा है कि कैरियर इंडिविजुअल एंड ग्रुप हैविंग नो डिसीज, कोई डिसीज नहीं है, बट हम रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। जिसका हम एक एग्जांपल लेंगे वाटर फ्लोरिडेशन। अब वाटर फ्लोरिडेशन क्या होता है कि जैसे पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है, तो अब उससे क्या हो सकता है कि पेशेंट को क्या होगा, टूथ दिखे होगा, जैसे टूथ में पेन हो गया या इन्फेक्शन हो गया या उसकी कैविटी क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वाटर फ्लोरिडेशन का। तो ये किसके अंदर आएगा फील्ड ट्रायल के अंदर आएगा टू इम्प्रूव। और जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हो गया टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अभी से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे या एयर को मेंटेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, तो जितनी प्रॉब्लम्स है चाहे लंग्स प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ इश्यूज़ है उस पर हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज है जो किसके अंडर आती है फील्ड ट्रायल के अंदर आती है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक कम्युनिटी ट्रायल में हम क्या देखेंगे कि फोकस ऑन मास एजुकेशन कैंपेनियन एम्ड एट चेंजिंग पीपल नॉलेज एंड एटीट्यूड। अब इसमें कम्युनिटी ट्रायल में हम क्या करेंगे कि ये एजुकेशन क्या लोगों को गाइड करने के लिए हमारा एक एम है कि हम लोगों का जो नॉलेज है या जो उसके मिथ्स हैं उसको या उनको हम क्या करें नॉलेज देकर उसके मिथ्स को हम क्या करें क्योर करें, मतलब मिथ्स को डाउट है उनको हम क्लियर करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा है कि कॉम्पेनियन चलाते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल है वेक्टर कंट्रोल टू रिड्यूस मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए हम कैंपेनियन चलाए जिससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, है ना, उन्हें नॉलेज दे रहे हैं कि मलेरिया से हम ऐसे से बच सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जैसे कहते हैं कि मच्छरों के काटने से एड्स नहीं फैलता है, तो वो ये चीज़ के बारे में हम उन्हें क्या करते हैं कि गाइड करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रॉपर डाइट के बारे में बताएंगे कि ये अच्छा खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। देन वीनिंग एजुकेशन कि 6 मंथ में बच्चे को ये डाइट दो जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये कम्युनिटी लेवल पे क्या करते हैं कि हम एक एजुकेशन कंपेनियन चलाते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को नॉलेज देना और उनके एटीट्यूड में चेंज लाना। ठीक है, ये हो गया कम्युनिटी ट्रायल। देन नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में देखेंगे जैसे डिसीज फ्रीक्वेंसी, 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है डिसीज फ्रीक्वेंसी, डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज। अब देखते हैं हम
डिसीज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब आ रहा है कि जो डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे कि जो डिसीज़ है वो किस लेवल पे है, किस रेट में है, ठीक है। उसके बाद उससे उस डिसीज़ से क्या डिसेबिलिटीज़ हो रही है और क्या उस डिसीज़ से डेथ हो रही है या ये क्योरेबल है ना। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे, जो है डिसीज़ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया डिसीज़ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, वो डिसीज़ का पैटर्न जानेंगे, ठीक है, कि डिसीज़ पैटर्न वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कि ये जो डिसीज़ है वो क्या एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है या क्या पैटर्न है, या सिर्फ इंडिविजुअल तक है, या ये इस रूट से या इन्फेक्शन के थ्रू फैल रही है, या ये डिसीज़ है वो किस टाइम पे होती है, समर में होती है, विंटर में होती है या रेनी सीजन में होती है, किस जगह पे ज़्यादा देखी जा रही है और किन पर्सनस को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इम्यूनिटी जिनकी वीक है या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उन पर्सन को, या उनकी एज फैक्टर क्या है। तो ये जो डिसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिसीज़ किस पैटर्न से हो रही है, वो कौन से टाइम में हो रही है, कौन सा प्लेस और कौन से पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो डिसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस लेवल पे डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसकी जो स्टडी है, जिसमें स्टडी द पैटर्न एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिसीज। और इसके बेस पर हम क्या करेंगे, अगर हमने टाइम, प्लेस, पर्सन और डिसीज़ का पैटर्न समझ लिया तो उस पैटर्न के बेस पर हम क्या करेंगे कि डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, डिसीज़ पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हो गया डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। देन थर्ड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़। अब डिटर्मिनेंट्स है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो पॉजिटिव एजेंट है, रिस्क फैक्टर है डिसीज़ का, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसको आइडेंटिफाई करने से और क्या ईजी हो गया कि अब ये वायरस है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये बैक्टीरिया, चाहे ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव, जो भी है, तो उसके बेस पे हमें ट्रीटमेंट करना और भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि डिसीज़ को जल्दी से जल्दी हम कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते ताकि दूसरों को और ना फैले। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में डिसीज़ फ्रीक्वेंसी, डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़। इसमें हम रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन देखेंगे। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे कि उसका पैटर्न जानेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे कि मेनली रिस्क फैक्टर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इजीली जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आई थिंक आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स और थ्योरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजीज में आपको वीडियो बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।